नमस्कार सभी लोगों को। एकलव्य आईएएस एकेडमी में सभी का स्वागत है। संस्थान में उत्तराखंड प्रधानाचार्य पद के लिए जो कक्षाएं संचालित हैं, साथ में पुरानी जो कक्षाएं पूरी हो चुकी हैं, प्रथम प्रश्न पत्र की, द्वितीय प्रश्न पत्र की, और उनके रिकॉर्डेड वीडियोज हैं, साथ में उनके पीडीएफ्स हैं। इसके अलावा जो है संस्थान में प्रधानाचार्य पद के दोनों प्रश्न पत्रों के लिए टेस्ट सीरीज का संचालन है। फर्स्ट पेपर का भी और सेकंड पेपर का भी उसी प्रकार से जैसे आयोग के द्वारा 120 प्रश्न पहले प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे 4 यूनिटों के हिसाब से, और दूसरे प्रश्न पत्र में जो है 8 यूनिटों से 180 क्वेश्चन। तो सभी तैयारी करने वाले लोग रिकॉर्डेड क्लासेस पीडीएफ, उसके अलावा जो क्लासेस अभी चल रही हैं उनके अंतर्गत, या फिर जो है टेस्ट सीरीज के में शामिल होना चाहते हैं या पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो सभी कुछ उपलब्ध है। इसमें आज हम जो सेकंड प्रश्न पत्र है उसकी जो पहली यूनिट है शैक्षिक परिप्रेक्ष्य, एजुकेशन पर्सपेक्टिव, उस पर जो है हम थोड़ा चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से संस्थान में इसके लिए कक्षाएं चल रही हैं। तो द्वितीय प्रश्न पत्र का जो पहला यूनिट है, और ये पहली यूनिट है शैक्षिक परिप्रेक्ष्य, इस यूनिट के द्वारा जो मूल रूप से जानने की कोशिश है वो ये है कि शिक्षा से संबंधित जो तमाम नियम बने हैं, अधिनियम बने हैं, प्रावधान बने हैं स्वतंत्रता से के बाद, मूल रूप से जो प्रावधान भारत के अंदर आए हैं, जिनके माध्यम से माध्यमिक शिक्षा में कई प्रकार के सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं, या फिर उसकी समस्याओं को जानने के लिए, समस्याओं की पहचान करने के लिए, और उन समस्याओं का समाधान क्या हो, इसके लिए सरकारों के द्वारा समय समय पर आयोगों का गठन किया गया है, जिन्हें हम शिक्षा आयोगों के नाम से या कभी कभी आयोग के जो अध्यक्ष रहे उनके नाम से इन आयोगों को जानते हैं। उनसे संबंधित प्रश्न इस यूनिट के अंदर होने हैं। साथ में हमें इस यूनिट में स्वतंत्रता से पहले का एक जर्नल बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए। उसका लाभ हमें फर्स्ट यूनिट में, यानी जो जीके वाला यूनिट है उसके अंदर भी इसमें हो जाएगा। तो इस पहली यूनिट में हम जो डिवीजन हो रखे हैं सब यूनिट के रूप में, वो पहला है स्वतंत्रता के पश्चात शैक्षिक आयोग जो बने हैं। तो इस यूनिट के अंदर मूल रूप से 2 आयोगों का उल्लेख है। माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे मुदलियार आयोग के नाम से भी हम जानते हैं, या फिर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ये 1952। दूसरा इसमें जो है शिक्षा आयोग है, एजुकेशन कमीशन 1964 से 66 के। तो पहली यूनिट, पहली सब यूनिट के अंदर तो ये 2 आएंगे। उसके बाद दूसरी सब यूनिट में है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं विद्यालयी शिक्षा। तो ये हमारी नई पॉलिसी हो जाएगी एजुकेशन के ऊपर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और विद्यालयी शिक्षा। तो दूसरी सब यूनिट ये है, इसके तमाम प्रोविजन हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है, जिसको हम राइट टू एजुकेशन के नाम से जानते हैं, 2009, जिसके लिए हमारे संविधान में संशोधन भी करना पड़ा, और इस शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार के रूप में अब लोगों को उपलब्ध है। तो तीसरी सब यूनिट जो है ये रहेगी, और चौथी सब यूनिट है उत्तराखंड प्रदेश में विद्यालयी शिक्षा के प्राविधान। तो ये चौथी सब यूनिट है। तो चूंकि इस यूनिट में जो टोटल क्वेश्चन होने हैं 20 और अंक होने इसके 40, तो इसके हिसाब से जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, इसमें यहां से जो है 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, 5 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी यहां से होगी, 5 की पॉसिबिलिटी यहां से होगी, 5 की पॉसिबिलिटी, यानी टोटल
20 क्वेश्चन। ऐसा आवश्यक नहीं है कि एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में पूछे जाने हैं, परंतु जो अधिकतम संभावना है वो इस तरह से। तो हमारी जो तैयारी है, स्ट्रैटेजी है, या फिर जो हमने टेस्ट सीरीज को बनाया है उसके अंदर क्वेश्चनों को डाला है, वो इन पैरामीटरों को ध्यान में रख के डाला गया। तो इन 4 सब यूनिटों के माध्यम से हमने शैक्षिक परिप्रेक्ष्य इसके यूनिट को जो है इसमें समझना है। अब हम इसमें ब्रिटिश काल में, औपनिवेशिक काल में हम इसके थोड़ा बैकग्राउंड को समझ सकते हैं। हालांकि इसमें सीधा सिलेबस के अंदर इसको नहीं बोला गया है, परंतु समझने के लिए, और जैसे हमने कहा कि जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर इसका जो है लाभ हमें दोनों जगह हो जाएगा, इसको समझने में जो है सहूलियत आ जाएगी। तो औपनिवेशिक भारत में शिक्षा का विकास किस प्रकार से होता है? जो ब्रिटिश पीरियड था, जो कॉलोनियल पीरियड था भारत में, तब शिक्षा के विकास में क्या क्या चीजें शुरू होती हैं। हालांकि हम एग्जैक्टली ये भी नहीं कह सकते हैं कि ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास, नागरिकों को शिक्षित करना, देश को सभ्य सक्षम बनाना, ऐसा पूर्ण रूप से जो है इनका उद्देश्य है या रहा होगा। परंतु इसका डेवलपमेंट कहीं ना कहीं शुरुआत यहीं से होता है, और हमारे लिए प्रावधानों की जानकारी होना, उन नियमों की जानकारी होना जो उस दौर में जो है आरंभ हुए थे, वो हमारे लिए आवश्यक है। तो अंग्रेजों और अंग्रेजों के बाद में शिक्षा का डेवलपमेंट भारत में रहा है। सबसे पहले अगर हम इसके एक बड़ी शुरुआत के रूप में देखें ब्रिटिश काल में कि कहां पर इसका मेजर इनिशिएटिव शुरू होता है, तो एक बड़ा इनिशिएटिव हम 1830 के दशक में देखेंगे। 1830 के दशक में क्या होता है, उस समय के जो गवर्नर जनरल थे, हालांकि 1833 के बाद भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य का या जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हम तब देखते हैं, उसका जो सबसे बड़ा पदाधिकारी था वो था गवर्नर जनरल। तो 1833 से पहले उसे हम बंगाल का गवर्नर जनरल कहते थे, और ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और 1833 के बाद इनको भारत का गवर्नर जनरल बना गया था, और ये भी लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में, इनके कार्यकाल में जो है बिहार और बंगाल, यहां पर स्कूली शिक्षा व्यवस्था के अध्ययन के लिए एक जो है एक समिति का जो है गठन किया गया था। और इस अध्ययन के लिए जो एक ईसाई प्रचारक थे, और इनको हम शिक्षाविद या एजुकेशनिस्ट भी बोल सकते हैं, ये थे विलियम एडम, इनको नियुक्त किया गया था। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा बंगाल और बिहार में ये शुरुआत होती है। बंगाल और बिहार में क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय पर भारत का जो सबसे संपन्न, प्रॉस्पेरियस, व्यापारिक रूप से बेहतरीन जो जगह थी या प्रांत थे, वो बंगाल और बिहारी थे। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी और इन सरकारों का तमाम जो अधिकतम गतिविधियां थी वो इन्हीं जगहों पर थी। वहीं पर उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता थी और बाकी चीजों की भी। तो इसलिए जो है यहां से हम एक शुरुआत मान सकते हैं कि अंग्रेजों ने शिक्षा को समझने, भारतीय शिक्षा परिवेश को समझने के लिए शुरुआत यहां से की थी। इसके अलावा जो और कदम यहां पर उठे थे वो क्या क्या थे? तो ब्रिटिश काल में शिक्षा के लिए क्या क्या देखते हैं हम? पहला जो कदम यहां हम देखते हैं ये 1813 का है। 1813 में चार्टर एक्ट आया था, और इस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में जो है शिक्षा, संस्कृति, इसके अध्ययन के लिए, इसके विकास के लिए एक सरकारी अनुदान राशि का आवंटन किया गया था। जैसे आज बजट के द्वारा जो है एक बड़ी राशि जो है आवंटित की जाती है शिक्षा के विकास, बेहतरी के लिए। पहला ऐसा प्रयास हमने ब्रिटिश काल में जो 1813 में देखा था, जब चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के विकास के लिए प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपए के अनुदान का प्रावधान किया गया था। तो एक शुरुआती, जैसे आज हम देखते हैं कि हमारी सरकार पूरे जो जीडीपी है या जो हमारा जो बजट बनता है, उस पूरे
बजट में जीडीपी का लगभग 3% यानी 2.9% के आसपास सरकार आज हमारी शिक्षा पर खर्च कर रही, जो कई लाख करोड़ के रूप में राशि बनती है। यहां तो 1 लाख से शुरुआत होती है। तो 1813 का चार्टर अधिनियम वो अधिनियम है जिससे भारत में शिक्षा पर खर्च करने की शुरुआत ब्रिटिश सरकार के द्वारा आरंभ होता है, या ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में आरंभ होता है। इसके साथ साथ में जो है इसी दौर में अगला जो कदम जो हमने पीछे भी डिस्कस किया 1830 के दशक में, तो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 आता है, और इसके माध्यम से भारत में अंग्रेजी को पढ़ने का एक माध्यम, एक मीडियम शुरू किया जाता है इसके द्वारा। और इसके लिए जो प्रमुख भूमिका थी वो मैकाले की थी, और इसके लिए जो है मैकाले का स्मरण पत्र भी आया था 1835 में। इसे जो है मैकाले माइनिट के नाम से भी हम जानते हैं। तो अंग्रेजी शिक्षा यहां से शुरू हो जाती है, और लॉर्ड मैकाले इस समिति के जो शिक्षा समिति थी उसके अध्यक्ष थे। तो पहला कदम 1813 में हो जाता है। इसके बाद 1835 में इसकी और इसके लिए जो है कदम उठाए जाते हैं। इसके साथ में जो है जेम्स थॉमसन थे, इन्होंने भी जो है इसके लिए प्रयास किया था। 1843 से 53 के बीच इनका ड्यूरेशन था, और इन्होंने भारत में स्थानीय ग्रामीण शिक्षा योजना पर जो है काफी जोर किया था, और कहा था कि स्थानीय भाषाओं का जो है प्रयोग करके शिक्षा को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। यानी जैसे हम कहते हैं कि मदर टंग में जो है शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए, जैसे हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, या फिर जो है पीछे भी जो मुदलियार आयोग बना था, कोठारी आयोग बना था, इन तमाम जगहों पर यह विषय आता है। और आज भी जो है ये प्रावधान है कि मदर टंग यानी स्थानीय भाषा में जो है शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए प्राथमिक। तो ये जेम्स थॉमसन इसके लिए बात करते हैं। इसके अलावा 1854 में वुड्स डिस्पैच आता है, और इसके द्वारा जो है माध्यमिक शिक्षा पर एक विशेष प्रयास कि माध्यमिक शिक्षा हेतु एंग्लो वर्नाकुलर भाषाओं के प्रयोग पर जोर दिया जाता है। यानी जो भारत में ये तमाम भाषाएं जिनको आज हम ऑफिशियल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, और हमारे संविधान में अनुसूची जो है 8 है, उसके अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो वर्नाकुलर यानी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं भारत की, उनके माध्यम से माध्यमिक शिक्षा देने की बात आती है। जबकि साथ में ये कहा गया कि जो उच्च शिक्षा होगी, हायर एजुकेशन होगी, वो अंग्रेजी में ही रहेगी। तो ये वुड डिस्पैच के द्वारा भारत में शिक्षा के विस्तार या फिर डेवलपमेंट में एक कदम के रूप में हम इसे देखते हैं। तो ब्रिटिश काल में ये भी है। इसके अलावा कुछ और हैं इसके अंदर, ये ब्रिटिश काल में शिक्षा के रूप में और आते हैं, क्योंकि इसमें जो है 1857 के बाद चीजें बदल गई थी भारत में, और कई सारे बदलाव हो गए थे, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह पर अब ब्रिटिश सम्राट का शासन भारत के अंदर शुरू हो जाता है। तो इस दौर में क्या क्या चीजें हुई थी, यहां पर पहला महत्वपूर्ण है, इसमें हंटर आयोग आता है 1882-83 में। और इस हंटर आयोग ने एक सिफारिश की थी, और ये कहा था कि उस समय के जो प्रांत हैं जिन्हें आज हम राज्य बोलते हैं, प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा विभाग होना चाहिए। और आज हम जैसे देखते हैं कि प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा विभाग होता है, वैसे तो आज की डेट में जो शिक्षा है भारत में, ये संवर्ती सूची के अंदर है, कॉनकरेंट लिस्ट। कॉनकरेंट लिस्ट का मतलब है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास भी होता है, राज्य सरकार के पास भी होता है। और इसलिए हमारी शिक्षा के लिए जो पैसों का आवंटन है या बाकी रूल रेगुलेशन का प्रावधान, वो दोनों जगहों से होता है, केंद्र भी और राज्य भी। विरोधाभास उसमें नहीं होना चाहिए, और अगर विरोधाभास होता है तो फिर केंद्र के कानून लागू हो जाते हैं। तो हंटर आयोग कहता है कि प्रत्येक राज्य में क्या बनना चाहिए, कि शिक्षा आयोग, तो शिक्षा विभाग बनना चाहिए। तो शिक्षा विभाग बनेगा तो निश्चित रूप से शिक्षा पर ज्यादा काम हो जाएगा।
इसी दौर में दूसरा भारतीय विश्वविद्यालय आयोग बनता है 1904। इस आयोग के द्वारा जो है क्या क्या चीजों पर जोर दिया जाता है या क्या सुझाव आते हैं कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा तथा शोध पर अधिक बल दिया जाना चाहिए, अधिक एम्फेसिस होना चाहिए, ताकि भारत में जो है हायर एजुकेशन और अच्छी हो सके और अंग्रेजों को उतने ज्यादा जो है पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, कर्मचारी मिलेंगे, काम आसानी से होगा, या फिर बाकी चीजें हो सकती है। दूसरा, विश्वविद्यालय के विकास हेतु प्रत्येक विश्वविद्यालय को अनुदान मिलना चाहिए और यह अनुदान जो है 5 लाख रुपए का होना चाहिए। आज की डेट में इसी प्रकार के अनुदान को देने के लिए और सुझाव सरकार को हासिल होने के लिए एक आयोग जो है भारत में स्वतंत्रता के बाद बना था, जिसको हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। और इसी की सिफारिशों पर तमाम प्रकार के कार्य भारत में शिक्षा के उन्नति हेतु किए जाते हैं। तो ये भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। इसके अलावा जो है सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 से 1919 के बीच में बनता है और इसके द्वारा भी जो है विशेष रूप से फोकस किया गया कि स्कूली पाठ्यक्रम 12 वर्षों का होना चाहिए। जो आज हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है, जिसमें हम कहते हैं कि 1 से लेके 12वीं क्लास तक का जो है स्कूली शिक्षा हो गई, फिर उससे ऊपर जो है उच्च शिक्षा हो गई, और ये अचानक नहीं हुआ बल्कि इसमें निरंतर बदलाव, सुधार, परिवर्तन होते गए हैं और तब आज हमारे पास ये ढांचा आ रहा है और इसमें भी जो है समय की आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव किए जा रहे हैं। तो सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 क्या कहता है कि स्कूली पाठ्यक्रम 12 वर्षों का होना चाहिए, और जो आज भी है। साथ में इन्होंने कहा कि स्कूलों में इंटरमीडिएट शिक्षा देने से विश्वविद्यालयों को राहत होनी चाहिए, अर्थात तब इस दौर में जो कॉलेज होते थे वो इंटरमीडिएट की सुविधा भी देते थे शिक्षा के स्वरूप में। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय अलग हो जाना चाहिए, 12वीं तक की शिक्षा स्कूल वाली होनी चाहिए, और यहां पर इस तरह का डेवलपमेंट और आ जाता है। इसके अलावा जो है हार्टोंग समिति 1929 में आती है और इस समिति ने जो सबसे अधिक अपना रुझान दिखाया था सुझाव के स्वरूप में, वो था कि प्राथमिक शिक्षा पर जोर होना चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन पे। आज भी हमारी सरकारें इन चीजों को महसूस करती हैं। किसी भी देश में प्राथमिक शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। उत्तराखंड सरकार लगातार यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा को बेहतर करने के लिए, समावेशी बनाने के लिए, नए नए तरीकों को इसमें इजाद करने के लिए लगातार उन देशों के मॉडल को अडॉप्ट करने की कोशिश करती है जहां पर बेहतरीन समावेशन है शिक्षा और उसकी व्यवस्था का। जैसे उत्तराखंड में फिनलैंड मॉडल को प्राथमिकता दी जाती है। फिनलैंड विश्व का वो विकसित देश है जो डेवलपमेंट में और लिविंग स्टैंडर्ड में पहले और दूसरे नंबर पे जो है रहता है नॉर्वे के साथ में। तो उसके मॉडल को यहाँ पर लाने का लक्ष्य है कि हम वैसी समावेशी शिक्षा उत्तराखंड में दे सके। इसके अलावा जो है शिक्षा पर सार्जेंट योजना 1944 में आई थी और इन्होंने जो है शिक्षा को प्राथमिक से लेकर के उच्चतर तक में डिवीजन बनाए थे। तो क्या डिवीजन बनाए थे? पहला डिवीजन था 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु तक की जो शिक्षा होगी, इसके लिए कहा गया कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का हिस्सा होगा, पहला। दूसरा बोला गया कि 6 से लेके 11 तक ये जो है अनिवार्य शिक्षा का हिस्सा बनाया गया, से कंपलसरी एजुकेशन। और तीसरा हिस्सा था इसमें 11 से लेकर 17 वर्ष तक ये हाई स्कूल शिक्षा और उसके आगे का इसमें जोड़ा गया। तो शिक्षा पर सार्जेंट योजना 1944 इस तरह का ढांचा करते। ये मुख्य वो कदम थे, वो अधिनियम थे, वो योजनाएं थी, वो आयोग थे जिनको ब्रिटिश काल में बनाया गया और उनके सुझाव के आधार पर शिक्षा का ढांचा भारत में विकसित हुआ। जब भारत स्वतंत्र हो जाता है
और स्वतंत्र होने के बाद जब जो है जनगणना 1951 में आई थी, उसका डेटा भी आ गया था और ये बड़े पैमाने पर जानकारी आई थी कि जो भारत में माध्यमिक शिक्षा में जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या सबसे अधिक है। तो उसके लिए जो है सुधार करना, बदलाव करना और उस समय की जरूरत के अनुसार जो है शिक्षा को एक स्वरूप देना था। इसी के लिए जो है स्वतंत्रता के बाद सरकार ने फिर एक आयोग को गठित करने की शुरुआत की और ये जो आयोग है इसको हम मुदलियार आयोग के नाम से जानते हैं। 1952 से 1953 के बीच में जो है ये स्थापित भी होता है और इसकी रिपोर्ट भी आती है और उसके बाद कई प्रकार के बदलाव, संशोधन, सुधार माध्यमिक शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन में होते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य सिफारिशी पैटर्न क्या था? तो मूल रूप से क्या था कि भारत में माध्यमिक शिक्षा की जो व्यवस्था थी उसकी जांच करनी थी, उसकी पड़ताल करनी थी। तो जांच करने के उद्देश्य से ये आयोग बना था। ये एक प्रकार का शिक्षा आयोग था, एजुकेशन कमीशन था, मुदलियार आयोग। और हम इसको, चूंकि ये माध्यमिक शिक्षा पर ज्यादा था, उस पर उसने ज्यादा अपना विमर्श उपलब्ध कराना था, तो इसको माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी हम जानते हैं। इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो जो है डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार थे और इसीलिए इस आयोग को मुदलियार आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और जो लक्ष्मण स्वामी मुदलियार थे ये उस समय मद्रास विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे और तब भारत में जो है मद्रास हो गया, कलकत्ता हो गया, बंबई हो गया, इलाहाबाद हो गया, ये कई महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय थे और इनका स्थापना तो जो है 1857 के इर्द गिर्द जो है हो गई थी। तो ये मुदलियार आयोग की शुरुआत हो जाती है और इस मुदलियार आयोग में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे जो है मुदलियार आयोग का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसे 1952 में भारत की माध्यमिक शिक्षा का परीक्षण और पुनर्गठन हेतु इसको बनाया जाता है। तो दो चीजें इसके अंदर थी कि माध्यमिक शिक्षा का एक तो परीक्षण करना था और दूसरा पुनर्गठन के लिए क्या करना है। दूसरा, इसमें विविध पाठ्यक्रमों पर जो है इसने अपना विचार देना था और वो पाठ्यक्रम क्या क्या है, विज्ञान हो गया, तकनीकी हो गया और व्यावसायिक शिक्षा हो गया। इन तीनों पाठ्यक्रमों को इसने देखना था। उसके अलावा जो है कि जो माध्यमिक शिक्षा थी इसको इसने 3 वर्षीय, मध्य और 4 वर्षीय उच्चतर माध्यमिक, इस तरह के स्ट्रक्चरों के अंदर इसको समझाया था, बताया था कि क्या क्या है। साथ में इसमें जो शिक्षा है या फिर जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, शैक्षिक एप्टीट्यूड जो होता है, इसमें हम देखते हैं कि शिक्षा को 2 तरह से बनाया जा सकता है। या तो विद्यार्थी केंद्रित बनाया जाए जहां पर तमाम फोकस, तमाम ध्यान, तमाम चीजों की प्राथमिकता विद्यार्थी है, तो उसको हम कहते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशनल सिस्टम। और दूसरा ये होता है कि शिक्षक की प्राथमिकता के अनुसार जो है चीजें निर्धारित हो जाएं, तो उसे हम कहते हैं टीचर सेंटर्ड एजुकेशनल सिस्टम। यहां पर कहा गया कि विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा ये होनी चाहिए और इसके अंदर जो है आज भी हमारी नई शिक्षा नीति यही कह रही है कि हमारी जो शिक्षा होनी चाहिए वो रटने वाली नहीं होनी चाहिए, समझने वाली होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा समझ का विकास हो सके, उसमें जो है विश्लेषणात्मक क्षमता आनी चाहिए। तो यहां पर भी जो है कम रटने की आदत पर जोर दिया गया था। साथ में शिक्षण और प्रशिक्षण एवं स्कूल स्वायत्ता में सुधार, तो इसमें जो है बिना ट्रेनिंग के, बिना प्रशिक्षण के शिक्षण कार्य से जुड़े हुए लोगों से बहुत अधिक व्यावसायिक क्षमताएं हासिल नहीं हो सकती हैं। तो जरूरी कि विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों से उनको और काबिल बनाया जाए ताकि उनका व्यावसायिक विकास हो जाए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट उनके अंदर हो जाए। तो यहां पर यह भी था। और स्कूलों की स्वायत्तता, ऑटोनॉमी ऑफ द स्कूल, क्योंकि स्कूल को जितने
स्वयं के स्तर पर निर्णय लेने के अधिकार मिलेंगे, वो उतना ज्यादा अपनी आवश्यकता, पर्यावरण जरूरतों के अनुसार कार्य कर सकेगा और आगे भी बढ़ सकता है। तो ये भी यहां पर आता है। इसके अलावा प्रमुख सुधारों का एक खाका जो आज तक शिक्षा को प्रभावित कर रहा है, ये तमाम बातें हम मुदलियार आयोग के अंतर्गत देखते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहां पर इन यूनिटों को पढ़ाया जा रहा है और ये प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लाभ जो है तैयारी करने वालों को मिल सके, वो अच्छे से अच्छे अंक परीक्षा में लाएं और परिणाम जो है सकारात्मक हो जाए और लाभ जो है कैंडिडेट को भी मिलना चाहिए उसमें। तो इस प्रकार से ये कक्षाएं संचालित हैं एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। साथ में हमने कहा टेस्ट सीरीज का संचालन है, उसके अलावा रिकॉर्डेड वीडियो प्रीवियस क्लासेस के जिसमें दोनों पेपर उपलब्ध हैं, पीडीएफ नोट्स हैं। तो जिस प्रकार से भी जो है तैयारी करने वाले लोग इसका लाभ उठाना चाहें वो उठा सकते हैं। तो आज के लिए जो है इतना ही है। धन्यवाद, नमस्कार।